राम राम सत्याल सलाम अलैकुम। मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के प्रवेश के कुछ क्वेश्चन जो आपको BSS में देखने को मिले थे, जिन्होंने पहला दिया था BSS। और अब जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती देंगे उनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगी। हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे ऐड होने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां पे आपको हर एक एग्जाम से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर आप बिहार विशेष शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो पूरा सीडीपी प्लस पेडागोजी आपको टॉपिक वाइज सारे करवाया जाएगा। पूरी सीडीपी करवाऊंगा, पूरी पेडागोजी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ थ्योरी आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। तो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन मेरे भाई। सामने कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, मूर्त बुद्धि कहा जाता है, या अमूर्त बुद्धि कहा जाता है, या संज्ञानात्मक योग्यता कहा जाता है, या सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि जो आप पूरे दिन में काम में लेते हो उस बुद्धि को क्या कहोगे? जो आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने होती है उसे क्या कहेंगे मेरे भाई? अमूर्त बुद्धि कहेंगे। अमूर्त तो क्या होता है? जो आपकी आंखों के सामने नहीं होता वो होता है। ये भी आपका कट गया। संज्ञानात्मक योग्यता आपकी क्या होती है? संज्ञानात्मक योग्यता आपकी क्या होती है? बुद्धि होती है सिर्फ। व्यवहारिक बुद्धि पूछा गया। सामाजिक बुद्धि ये भी अलग हो गया। हम पे कौन सा होगा? मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? मूर्त बुद्धि वो बुद्धि होती है जो आप वातावरण में किसी भी वस्तु को जानने पहचानने में उसमें बदलाव, परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने की जो आपकी योग्यता होती है, जो आपकी क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? आप व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। वो क्या होती है? आपकी मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, बुद्धि के त्रयायामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है? तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होती है? बताइए मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप बताइए कि त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या 3D बोले तो इसको क्या बोलते हैं अपन? 3D मॉडल बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? 3D मॉडल। 3D मॉडल किसने दिया था? पहले तो आप ये बताइए, बुद्धि का 3D मॉडल किसने दिया था? तो किसने दिया था मेरे भाई? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। ठीक है, अब जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने तत्व है, कितनी सामग्रियां, कितने आपका कितने कारक बताए हैं वो आप मुझे बताइए। कितने बताए हैं? 90 बताए हैं, 110 बताए हैं, 135 या 120 बताए हैं? बताइए। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या 3D मॉडल किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। उन्होंने कितने बुद्धि के कारक बताए हैं? बताइए मेरे को आप। कहता है कि बुद्धि में 3 चीजें होती है। कौन सी कौन सी? एक होती है आपकी संक्रियाएं, होता है आपका कौन सा? सामग्री, है मेरे भाई आपका क्या? उत्पाद। किनके अकॉर्डिंग? जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग कि बुद्धि में 3 चीज समाहित होती हैं 3D मॉडल में, जिसमें एक होती है आपकी संक्रिया, सामग्री और उत्पाद। इन्होंने कितना कितना बताया है रेशियो की? संक्रियाएं कितनी है, सामग्री कितनी है और आपका उत्पाद कितना है? तो वो आप मेरे को बता सकोगे? चलो मैं बताता हूं। इसमें आपको बताइए, संक्रियाएं आपकी 5 होती हैं। कितनी होती हैं? संक्रियाएं आपकी 5 होती है। सामग्री आपकी कितनी होती है? 4 होती है। उत्पाद आप कितने होते हैं? 6 होते हैं। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सामग्री, दूसरा आता है आपका संक्रियाएं, उत्पाद। ठीक है, उत्पाद थोड़ा सा हैंडराइटिंग सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें कितनी कितनी सामग्रियां आपकी होती है मेरे भाई? 4। थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर देते हैं। सामग्रियां आपकी कितनी होती है? 4। संक्रियाएं आपकी होती हैं 5, उत्पाद होते हैं आपके 6। ठीक है, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं चारों को,
4 गुणा 5 गुणा 6। 4 आपकी कितनी कौन होगी, सामग्री, 5 होगी आपकी संक्रिया, 6 हो गए आपके उत्पाद, तो कितना आता है 120। तो त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी बताई है, 120 बताई है। आया आपको समझ में? 4 सामग्री, 5 संक्रियाएं और 6 उत्पाद। 4 सामग्री, 5 संक्रियाएं और 6 उत्पाद, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। तो बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी होगी, 120। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक आपको कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। फिर आता है परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है वह कही जाती है। परिवेश की वह वस्तु, आपके वातावरण में कोई भी वस्तु जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है, आप उसे अपने अपने अंडर में लाना चाहते हो, अपने हक में लाना चाहते हो, अपने हक में लाना चाहते हो, तो उसे क्या कहोगे आप, प्रबलन कहोगे या प्रेरक कहोगे या उद्दीपक कहोगे या प्रलोभन कहोगे, बताइए क्या कहोगे इनमें से? मेरे भाई प्रेरक कहेंगे। प्रलोभन, प्रबलन क्या होता है आपका, किसी चीज को, प्रलोभन होता है आपका मोटिवेशन, प्रोत्साहन, किसी चीज, मतलब आपकी जो इंटरनल मोटिवेशन होता है उसको, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो आप अंदर से मोटिवेट होते हो, अंदर से आप क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हो, वो होता है आपका प्रलोभन। तो इसमें कौन सा होगा आपका, प्रेरक। उद्दीपक होता है किसी चीज को कंटिन्यू रखने के लिए, वातावरण में कोई भी चीज है, प्रेरक उसको प्राप्त करने के लिए आप करते हो। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व, प्रतिभावान बालक, कौन से बालक, गॉड गिफ्टेड बालक, कौन से, गॉड गिफ्टेड बालक। गॉड गिफ्टेड बालक जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है, आईक्यू लेवल 130 या 140 से प्लस होता है। कितना, 130 या 140 से प्लस होता है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए निम्न में सबसे अधिक महत्व वाला कथन कौन सा है? ठीक है, कथन कौन सा है कि आप कैसे पहचान करोगे कि ये बच्चा क्या है, प्रतिभावान है या गॉड गिफ्टेड है, या इनका आईक्यू लेवल 130 या 140 से प्लस है? जब आपको पहचान हो कि क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से प्रतिभावान बालकों का आईक्यू लेवल होता है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया हो 110, 120, 130, 140, तो आप कौन सा करोगे? पहले ही देखो, आपको उसमें करना है मेरा भाई कौन सा, 140 करना है। कौन सा करना है? तो 140 करना है। पीछे सीटेट में भी आया था, उसमें 140 माना गया था और 140 ही माना जाता है। ठीक है, तो 140 करोगे। तो बताइए कैसे पहचानोगे? क्या अभिभावकों के मत को देना चाहिए कि अभिभावक बताएंगे, बच्चों के माता पिता बताएंगे हमारे बच्चा क्या है, प्रतिभावान है, क्या उसे नहीं? कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा प्रतिभावान नहीं, सबके लिए अपने अपने बच्चे प्रतिभावान होते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए, समुदाय के विचार को देना चाहिए या शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए। शिक्षक तो क्या होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है किसी एक बच्चे का वो क्या कर रहा हो, साइड ले रहा हो, एक की साइड नहीं ले रहा हो, तो ये भी आपका गलत हो गया। समुदाय के विचार, क्या पता समुदाय किस वे में बच्चे को प्रतिभावान समझ रहा है, तो आप किसमें करोगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को दोगे। कैसे? क्योंकि जब आपके वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनमें एक क्वेश्चन का एक आंसर ही सही माना जाता है, वो सभी बच्चों के लिए समान होता है। उसमें कोई भी अध्यापक ले रहा है, कोई भी टीम ले रही है, उसका परीक्षण कर रही है, तो वो क्या नहीं कर सकती, बच्चों में एक दूसरे बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन सही है तो उसका सही ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने ए दिया है, आपने बी दिया है, किसी दूसरे ने ए दिया है तो उसमें फेरबदल कर दिया जाए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिसमें एक ही उत्तर सही होता है, सभी बच्चों के लिए वही सही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें मतभेद कर देंगे, पूर्वाग्रह कोई भी शिक्षक नहीं कर सकता। तो कौन सा होगा मेरे भाई, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देंगे। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? एक तो होता है प्रत्यक्ष ढंग, एक होता है अप्रत्यक्ष ढंग। डायरेक्ट रूप से आप किसी काम को लेके, किसी कार्य को लेके, किसी व्यक्ति को लेके, किसी समस्या समाधान को लेके आपको तनाव है तो आप कैसे उसे दूर करोगे? एक तो होता है कि आप सीधा उसे दूर कर लो, और एक होता है आपको प्रत्यक्ष ढंग। क्या? प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। विश्लेषण और निर्णय, ये तो आपका प्रत्यक्ष हो गया। रुकावट को दूर करना, ये भी आपका प्रत्यक्ष हो गया। दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ये भी आपका प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष कौन सा इसमें? उदात्तीकरण हो गया। कौन सा हो गया? उदात्तीकरण आपका अप्रत्यक्ष ढंग है इसको। और ये साथ में एक रक्षा है, आपकी रक्षा, वो रक्षा युक्ति भी है उदात्तीकरण। और ये जो ऊपर वाले तीन है ये आपके प्रत्यक्ष है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़े से इजी क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, ये मैंने आपको जो आपको वंशानुक्रम और वातावरण वाला टॉपिक है उसमें भी करवाया हुआ है, और अब भी बता देता हूं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष से घटित होता है। किससे? एक कोष से घटित होता है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है। शिष्यावस्था ये आपकी आगे मेरे भाई बाल विकास और उसमें जो आपका वृद्धि और विकास होता है उसकी उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, शिष्यावस्था की अवस्था विशेषता नहीं पूछा गया है। और विशेषता कौन कौन सी है पहले उन पे अपन राइट लगा देते हैं। शारीरिक विकास तेज गति से किस अवस्था में होता है? अगर पूछा जाए कि सीधा पूछा जाए कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे ज्यादा तेज किस अवस्था में होता है? तो प्रसव पूर्ण अवस्था में शारीरिक विकास सबसे तेज गति से होता है। अगर पूछा जाए कि जन्म के बाद किस अवस्था में शारीरिक विकास तेज गति से होता है, तो जन्म के बाद किसमें होता है? शिष्यावस्था में। जन्म के बाद पूछा जाए आपसे तो शिष्यावस्था में। और सीधा पूछा जाए कि शारीरिक विकास तेज गति से किस अवस्था में होता है, तो प्रसव पूर्ण अवस्था में। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट सबसे तेज गति से होता है। ठीक है, और जन्म के बाद पूछा जाए तो मेरा भाई शिष्यावस्था में होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं शिष्यावस्था की अवस्था कौन सी है, और जो नहीं होगी फिर वो उसमें नहीं होगी। ठीक है, शारीरिक विकास तेज गति से किसमें होता है? शिष्यावस्था में होता है। दूसरों पर निर्भर रहता है। शिष्यावस्था का टाइम पीरियड देखा जाए तो 0 से 2 वर्ष। ठीक है, और एक आप क्या होते हैं? सिल्ली, एक सिल्ली नाम के मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार है 0 से 5 वर्ष तक। ठीक है, पर आपको याद कौन सी रखनी है? 0 से 2 वर्ष। शिष्यावस्था का टाइम पीरियड 0 से 2 वर्ष। सिल्ली का पूछा जाए, एक अपवाद स्वरूप पूछा जा सकता है। 0 से 5 वर्ष तक सिल्ली का शिष्यावस्था का टाइम पीरियड बताया गया है। ठीक है, शारीरिक विकास तेज गति से शिष्यावस्था में होता है। बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। 2 साल का बच्चा दूसरों पर निर्भर रहेगा। 2 साल का बच्चे में हाइट जल्दी बढ़ती है। कई बार आपने देखा हो कि कई बच्चे 12 महीने के होते हैं तो भी चलने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं। कई 1.5 साल के होते हैं, पर 2 साल तक का बच्चा क्या होता है? अपने पैरों पे खड़ा होने लग जाता है, अपने काम को धीरे धीरे करने लग जाता है। जैसे पानी खुद पीने लग जाएगा, भूख लगी है तो खुद खाने लग जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष के बाद होता है। दूसरों पर निर्भर होते हैं शिष्यावस्था में। शारीरिक विकास तेज गति से होता है। मानसिक विकास भी क्या होता है? तेज गति से। पर नैतिकता नहीं होती। क्या नहीं होती शिष्यावस्था में? नैतिकता नहीं होती। बच्चा ये नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। ये कब जानेगा बच्चा? शिष्यावस्था के बाद में आपकी उत्तर वाली अवस्था आएगी, उसमें नैतिकता थोड़ी थोड़ी बच्चे में आने लग जाएगी। ठीक है, शिष्यावस्था में बच्चा क्या होता है? सेंट्रिज्म होता है मेरा भाई। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बालक विकास से हमारा गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से है। वो किससे रिलेटिव है? मस्तिष्क और आत्मा से। मांसपेशियों का विकास क्या दिमाग से होता है? तो ये आपका गलत हो गया। अधिगम से क्या आप सीखोगे तब आपके मांसपेशियों का विकास होगा? तो ये भी नहीं होगा। तो शक्ति क्या प्रशिक्षण देंगे आपको कि आपको हाथ को मजबूत करना है, आपके पैर को मजबूत करना है, आप पैरों पे चलना सीख जाओगे, ऐसे करो वैसे करो। तो वो क्या होता है? क्या परीक्षण दिया जाता है बच्चे को, फिर उसको सिखाया जाता है? तो ये भी आपके गलत हो गया। मांसपेशियों का विकास से किससे होगा? शक्ति से होगा। जब आपके बॉडी में पावर आएगी, शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, तब आपका क्या होगा? आपके मांसपेशियों का विकास होगा। तथा पैरों के उचित उपयोग कैसे होंगे? आप गति करोगे, चलोगे तो पैरों का उचित उपयोग होगा। तो शक्ति और गति से आपका रिलेटिव होता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है बताइए? मेरी ने कहा है, मुरे या मेरी। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? एडलर ने क्या कहा है? करो ने क्या कहा है? जेपी बॉर्सन ने क्या कहा है? इनमें से ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की दी गई है? तो ये किसकी दी गई है? करो की दी गई है मेरे भाई। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके 9 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में
नए क्वेश्चन लेके टॉपिक वाइज चलेगा कल से अपनी सीरीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी क्लास से रिलेटिव आपको कोई भी राय देनी है, क्या कमी है, क्या सुधार करना चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। हम आपकी बातों पे खड़े उतरेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।